आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत दिनों से मैं अपनी लेखनी के साथ अपने भूतों की दुनिया से दूर रहा, पर कल रात मुझे नींद न आने से बेहद ही बेचैनी सी महसूस हो रही थी। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त असलम की याद हो आई। असलम मेरे बचपन का दोस्त ढाका में अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहता था। उससे आखिरी बार बात हुई थी कोई 4 महीने पहले, जब हम दोनों साथ में ढाका से कोई 200 मील की दूर एक छोटे से कस्बे में किसी कारण से गए थे। वहां से निकलते निकलते तकरीबन शाम के 4 बज गए थे। दोनों आखिरी पैसेंजर के पहले डिब्बे में बैठे थे। डिब्बा तकरीबन खाली ही था। हमारे अलावा कोई 4 या 5 लोग रहे होंगे, वो भी अगले कुछ स्टेशनों में उतर गए। अब उस डिब्बे में हम एकदम अकेले थे। चूंकि ट्रेन पैसेंजर थी और बहुत ही धीमी थी, हम बाहर को देखते हुए आपस में इधर उधर की बात कर रहे थे। शाम हो जाने से उजाला काफी कम हो चला था और तब भी बोगी की लाइटें नहीं जली थी। बोगी में अंधेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ चला था। बहुत देर से असलम चुप बैठा था, किसी सोच में डूबा हुआ। मैं भी अपने विचार में डूबा हुआ था कि असलम ने अचानक से एक सवाल किया। बैनर्जी दा, आप आत्मा पर विश्वास करते हैं? उसका सवाल इतना अचानक था कि मैं चौंक गया। उसकी ओर देखा तो उस बढ़ते अंधेरे में उसका चेहरा एकदम सफेद हो रहा था और वो अपने आप में ही डूबा हुआ था। तो मैंने कहा, ठीक से बता नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे कभी उनका एहसास नहीं हुआ। फिर वो उसकी सोच में वापस डूब गया। ढाका पहुंचते पहुंचते तकरीबन 11 बज चुके थे और स्टेशन से हम दोनों अलग होकर अपने अपने घर के लिए चले गए। उसके बाद मैं अपने काम में इतना मग्न हो गया कि इस बात को मैं बिल्कुल भूल ही गया। कोई 3 महीने बाद एक दिन शाम को असलम के अब्बा का फ़ोन आया। वो किसी कारण से बेहद परेशान होकर फ़ोन पर अजीब सी बात कर रहे थे। मैं जो मतलब निकाल पाया वो ये था कि वो उसी वक्त मुझे अपने घर पर आने को कह रहे थे। मैं उसी वक्त उनके घर के लिए निकल गया। उनका घर कुछ दूर था और मुझे कोई रिक्शा ना मिलने से पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। घर पहुंचने पर देखा आसपास वालों की भीड़ थी, पुलिस भी आई थी। अंदर असलम की लाश पड़ी थी। उसके गले में पड़ी रस्सी से ये साफ था कि उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी और उन्हें असलम के टेबल पर मेरे नाम का लिखा एक पत्र मिला जो बंद था और उस पर साफ लिखा था कि वो पत्र मेरे अलावा कोई और ना खोले। इसलिए पुलिस मुझे बुलाना चाहती थी और इसीलिए असलम के अब्बा ने मुझे फ़ोन कर दिया था। मैं तेजी से अंदर की ओर भागा। वहाँ की स्थिति मुझे बेहद विचलित कर दी। मेरे सामने ज़मीन पर उतार कर रखा मेरे दोस्त का मृत शरीर, गले में अभी तक पड़ी वो रस्सी का टुकड़ा जिसको काटकर उसे पंखे से उतारा गया था। बाकी हिस्सा पंखे पर ही था। मेरा सिर बुरी तरह से घूमने लगा। मैं अपने पास खड़े पुलिस वाले को पकड़कर लटक गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने खुद को सोफे पर पाया। शर्ट पूरी गीली थी, शायद पानी का छींटा गया था। मैं उठ बैठा तो इंस्पेक्टर ने सीधे अपना सवाल किया कि मैं असलम को कैसे और कब से जानता हूँ, मेरी पिछली मुलाकात कब हुई थी, क्या बातें हुई, क्या उसने किसी परेशानी के बारे में बताया था। उन्हें सवालों का जवाब देते हुए मुझे याद आया वो बेतुका सवाल आत्मा देखने के बारे में। मैंने वो भी पुलिस को बताया। अब वो लोग उस पत्र को ले आए और खोलकर पढ़ने को कहा।
पत्र खोलते ही लगा जैसे मैं एक बार फिर से उस ट्रेन में पहुंच गया। उसमें लिखा था, बैनर्जी दा, मैं आपको उस दिन से कुछ कह नहीं सका और जिसके कारण मैं बहुत ही परेशान हो रहा था, तो अब वही कहानी लिख रहा हूँ। आगे असलम ने लिखा था, मैं तकरीबन 7 महीने पहले जब वीरपुर गांव में गया था और कुछ दिनों के लिए वहाँ अपने काम के लिए रुक गया। वहाँ मेरे साथ एक आदमी रहीम काम करता था। वो अपने पिता हकीम खां के साथ रहता था। एक दिन हमारे ऑफिस से कुछ रकम चोरी हो गई थी और रहीम को उसके इल्ज़ाम में बर्खास्त कर दिया जाता है। वो बहुत ही मन्नतें करता है पर मालिक कुछ भी नहीं सुनते हैं। जिस समय वो चोरी हुई थी उस समय हम लोग उस जगह से दूर दूसरी जगह काम कर रहे थे और मैं ही मालिक से ये बात बोलकर उसको इल्ज़ाम से मुक्त करवा सकता था, लेकिन मालिक के गर्म मिजाज से वाकिफ मैं उसको कोई मदद नहीं कर पाया। उसके बाद अगले दिन गांव के बाहर के बरगद पर उसकी लाश लटकी मिलती है और उसके अगले ही दिन उसके पिता की लाश भी उसी पेड़ पर लटकी मिलती है। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं तकरीबन 2 दिन बाद एक बार जब उस इलाके से गुजर रहा था तो मैंने उन दोनों को उस पेड़ के नीचे बैठा देखा। दोनों ऊपर से तो मुझे दिख रहे थे पर उनका नीचे का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे देख दोनों मेरे पास आकर कहने लगे कि अगर मैं चाहता तो मालिक को समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो दोनों मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। उस दिन के बाद से वो रोज रात को आते हैं और मुझे सोने नहीं देते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से भी मिला लेकिन ठीक नहीं हो पाया। मैं डर डर कर जीने को मजबूर हो गया था, इसलिए मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। पत्र बंद किया मैंने और मेरी आंखों से जैसे पानी की एक धारा सी बहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असलम ने ऐसा किया क्यों। क्या वो सब सच था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी संभावना थी कि जैसे उन आत्माओं ने असलम की जान ली थी, ठीक वैसे ही उस कंपनी के मालिक की भी जान लेने की कोशिश करें। अंततः सबसे पहले हम लोग वीरपुर गांव जा पहुंचे। घटना से जुड़े लोगों से बात करने पर बहुत सारी जानकारियां सामने आई। रहीम के परिवार में उसकी पत्नी रजिया और उसकी एक बेटी सारा, जो इस हादसे से एकदम टूट चुके थे। वो 2 वक्त का खाना भी उनको मुश्किल से नसीब हो रहा था। रहीम के मालिक हरीराम जी से मुलाकात होने पर मालूम हुआ कि जब उस चोरी की तहकीकात हुई थी तो पुलिस को दूसरा आदमी मिला जिसने खुद चोरी कर रहीम को फंसा दिया था। पहले आत्मा ने उस आदमी को मार दिया और अब हरीराम जी को परेशान कर रहा था। मैं अपने साथ एक बहुत बड़े ओझा को लेकर गया था। उस ओझा ने सारी बातें देख सुनकर उस पेड़ के नीचे एक पूजा का आयोजन किया। पूजा में दोनों आत्माओं को अविवाहित कर उन्हें अपने सामने किए गए कार्यों के कारण पूछा तो उन्होंने अपने घर की दुर्गति की बात कही। हरिराम जी ने उन्हें वचन दिया कि उनके घर की सारी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे, उनकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, निकाह की जिम्मेदारी भी लेंगे। इसके बाद फिर उस गांव में कोई भी परेशान नहीं हुआ। मैंने रहीम की पत्नी को अपना नंबर दे दिया और कहा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझसे मदद मांगिएगा। रात को वीरपुर से जब ट्रेन में बैठे तो लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा हाथ हिला रहा है। आखिरकार असलम की उस गलती को ठीक कर उसकी आत्मा को भी शांति मिल ही गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था।
आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फ़ोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफ़ी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफ़ी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में 2 डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफ़ी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफ़ी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर 2 लोगों का काम अकेले खत्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डर वर नहीं लगता था, मगर मुझे कहाँ पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह से ही काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने काफ़ी सारी चिट्ठियां घरों में पहुंचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुंचाना ज़रूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब, आज किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूं। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब, वापस लौटते लौटते तो काफ़ी रात हो जाएगी, तो जरा संभल कर आइएगा, क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, यह क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए सामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर, करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं सामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। उस समय रात के 8 बजना यानी काफी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहां और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफी थक चुका हूं। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई, जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई,
कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए, मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है, मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफी तेज नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेजी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज आई, बाबू साहब मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था। मगर अब उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था, तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, जिस कारण मौकाए वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।